शहर की एक पुरानी और तंग गली में 60 साल की अम्मा पार्वती एक टूटी हुई चारपाई पर बैठी थी। उनके पास ही उनका 70 वर्षीय पति बाबूजी श्यामलाल खांसी और बुखार से कमज़ोर पड़े थे। उनकी झोपड़ी में अंधेरा था और दीवारें बरसात में भीगी हुई थी। अम्मा की आंखों में आंसू थे जो उनके गालों पर सूखी पपड़ी की तरह जम गए थे। पिछले एक सप्ताह से उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और बाबूजी की दवा के पैसे भी खत्म हो चुके थे। उनका इकलौता बेटा विनोद शहर के सबसे पास इलाके में एक बड़ी कंपनी का मैनेजर था, जो अपनी पत्नी रचना और 2 बच्चों के साथ आलीशान बंगले में रहता था। एक दिन जब बाबूजी की हालत बहुत बिगड़ गई तो अम्मा ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने अपनी पुरानी फटी साड़ी का पल्लू कसकर बांधा और बेटे के घर की ओर चल पड़ी। अम्मा जब बेटे के बंगले के गेट पर पहुंची तो उनकी आंखें फटी रह गईं। लोहे का विशाल गेट, चारों ओर हरी घास और सामने संगमरमर से बना उनका शानदार घर। अम्मा की आवाज़ गेट पर लगे इंटरकॉम तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उनका बेटा विनोद बाहर आया। सफ़ेद टी शर्ट और जॉगिंग पैंट में वह अपनी माँ को देखकर असहज हो गया। कौन है? विनोद ने दरवाजे से ही पूछा, जैसे वह अपनी माँ को पहचान ही नहीं रहा हो। विनोद बेटा, मैं हूँ तेरी अम्मा, पार्वती जी ने कांपते हुए कहा। विनोद ने दरवाज़ा खोला पर उसे पार करते ही अम्मा का हाथ पकड़कर बगीचे के एक किनारे खींच लिया। क्या तमाशा है? ये इतनी सुबह क्या करने आई हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि इधर मत आया करो, मेरे ऑफिस के लोग देखते हैं तो क्या सोचते होंगे। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि गहरी शर्मिंदगी थी। अम्मा ने रोते हुए कहा, बेटा तेरे बाबूजी बहुत बीमार हैं, 3 दिन से उन्हें बुखार है और हमने कुछ खाया भी नहीं है। बस एक रोटी और थोड़ी दवा के पैसे दे दे बेटा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। विनोद का चेहरा तमतमा गया। एक रोटी? आपको शर्म नहीं आती? आप एक भिखारी की तरह व्यवहार क्यों कर रही हैं? आप तो ड्रामा करने में माहिर हैं। तभी उसकी पत्नी रचना बालकनी से नीचे आई। उसने माँ को देखकर जोर से आवाज़ दी, सुनिए, ये बुढ़िया फिर आ गई। जल्दी निपटाइए, हमें आज पार्टी के लिए निकलना है। और हाँ, भिखारियों को दान करने के लिए मैंने पर्स में 100 के नोट रखे हैं, वो दे दीजिए। विनोद अंदर गया और कुछ देर बाद वापस आया। उसने अम्मा की हथेली पर 500 का एक नोट जोर से रखते हुए कहा, यह लो और अब दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। हम तुम्हारा कोई कर्जदार नहीं है, जाओ जाकर भीख मांगो। इतना कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने उस नोट को देखा। वह पैसा नहीं था, वह उनके आत्मसम्मान पर थप्पड़ था। उन्होंने बिना एक पल गंवाए उस नोट को दरवाजे के नीचे ढकेल दिया और भारी कदमों से वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। उन्हें महसूस हुआ कि उस बेटे से एक रोटी मांगना भीख मांगने से कहीं ज़्यादा अपमानजनक था। रास्ते में अम्मा एक छोटी चाय की दुकान के पास बैठ गईं। उनकी आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। अचानक दुकान का मालिक रहीम चाचा, जो उन्हें जानता था, बाहर आया। अम्मा, तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम्हारे बाबूजी ठीक हैं? रहीम चाचा ने चिंतित होकर पूछा। अम्मा ने कांपते होठों से पूरी बात बताई। रहीम चाचा का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत अपने छोटे से होटल के अंदर से 2 गर्म रोटियां और सब्जी लाकर अम्मा को दी। अम्मा, यह लो, पहले तुम और बाबूजी खाओ और ये लो, कुछ पैसे भी रखो।
तुम उनकी दवा लेकर आओ। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये पैसे कर्ज नहीं, मेरी तरफ से मदद हैं। तुम्हारे बेटे से बड़ा कोई नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। रहीम चाचा की बातें सुनकर अम्मा फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें लगा कि यहाँ खून के रिश्ते ने धोखा दिया, वहीं एक अजनबी ने उन्हें जीने की उम्मीद दी। अम्मा भागी भागी झोपड़ी पहुंची। उन्होंने बाबूजी को दवा दी और रोटियां खिलाई। 2 दिन में बाबूजी की तबीयत में थोड़ा सुधार आया। कुछ समय बाद विनोद की कंपनी में बड़े स्तर पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। जांच हुई और पता चला कि विनोद कई घोटालों में शामिल था। रातों रात उसकी नौकरी चली गई। जब पुलिस विनोद को गिरफ्तार करने आई तो पत्नी रचना ने भी उससे किनारा कर लिया और अपने मायके चली गई। अचानक आलीशान बंगला, गाड़ी, शानो शौकत सब कुछ एक पल में छिन गया। गरीबी और बेबसी में विनोद के पास कोई ठिकाना नहीं बचा। उसे अपनी माँ की याद आई। भूखा प्यासा, शर्मिंदा और टूटा हुआ वह अपनी माँ की झोपड़ी के दरवाजे पर पहुँचा। अम्मा, अम्मा, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ, तुम्हारा बेटा विनोद। अम्मा ने दरवाज़ा खोला। सामने अपने बेटे को फटे हाल खड़ा देखकर उनकी आंखों में ममता नहीं, सूखी हुई नफरत थी। विनोद ने अम्मा के पैरों पर गिरकर रोना शुरू कर दिया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी नौकरी चली गई, मुझे एक रोटी दे दो। माँ, मुझे अपने पास रख लो। अम्मा ने ठंडे स्वर में कहा, आज तुझे एक रोटी का मोल समझ आया बेटा? उस दिन जब तूने मुझे अपने घर के दरवाजे से धक्के मारकर निकाला था तो तेरा आत्मसम्मान कहाँ था? जब तूने मुझे अपनी आँखों के सामने भूखा देखा था तो तेरी ममता कहाँ थी? अम्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, जा बेटा जा, और अब रहीम चाचा से एक रोटी मांग कर खा। उन्होंने मुझे उस दिन रोटी दी थी जब मेरे अपने बेटे ने मुझे ठुकरा दिया था। मेरे पास तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। विनोद सिर झुकाए खड़ा रहा। उसे समझ आ गया कि कर्म का फल क्या होता है। अम्मा ने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। विनोद जानता था कि इस अपमान के लिए ना तो वह अपनी माँ को दोष दे सकता है, ना किसी और को। वह अपने ही लालच और अहंकार के दलदल में धंस चुका था। इस घटना के बाद अम्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने रहीम चाचा के साथ मिलकर एक छोटा सा काम शुरू किया और अपने बाबूजी के साथ सम्मान से ज़िंदगी जी। विनोद अपनी माँ की झोपड़ी से बाहर निकला। उसके पैरों में जान नहीं थी। 500 का नोट जो उसने माँ को फेंका था और जिसे माँ ने ठुकरा दिया था, अब उसे जला रहा था। वह भूखा था, प्यासा था और दुनिया की भीड़ में अकेला था। रात गुजरने के लिए उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। वह जानता था कि अब उसे भी उसी सड़क पर सोना होगा जहाँ कभी उसके माता पिता बेबसी में रहते थे। अगले कुछ दिन विनोद के लिए नरक से कम नहीं थे। उसने शहर में नौकरी के लिए भटकना शुरू किया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी और घोटाले की खबरें अखबारों और सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। उसकी आलीशान जिंदगी की शान शौकत एक बुरी याद बन चुकी थी। हर दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद हो चुका था। एक शाम जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वह उस चाय की दुकान पर पहुंचा जहां उसकी माँ को रहीम चाचा ने रोटी दी थी। विनोद ने डरते डरते रहीम चाचा को आवाज़ दी, चाचा, क्या मुझे एक रोटी मिल सकती है? मैं भूखा हूँ। रहीम चाचा ने उसे गौर से देखा। उन्होंने विनोद को तुरंत पहचान लिया। वह शांत रहे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी निराशा थी।
अंदर आओ, बैठो, रहीम चाचा ने कहा। उन्होंने विनोद को सादा खाना और पानी दिया। विनोद ने रोते हुए कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चाचा। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने सही कहा। मुझे आज इस एक रोटी का मोल समझ आ रहा है। रहीम चाचा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। वह कभी अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती, लेकिन उन्हें दुख पहुँचाने का पाप बहुत भारी होता है। तुम्हारी माँ और बाबूजी यहीं पास में झोपड़ी में हैं। वह ठीक हैं, पर उन्होंने तुम्हें माफ़ करने से पहले तुम्हारे अंदर के इंसान को जगाने का फैसला किया है। अगले दिन विनोद ने एक कठिन फैसला लिया। उसने अपने पुराने जूते कपड़े उतार दिए और मजदूरी का काम ढूंढना शुरू किया। उसे एक निर्माण स्थल पर दिहाड़ी मजदूरी मिल गई। वह अब कड़ी धूप में पसीना बहाता था। उसकी नई दुनिया में एयर कंडीशनर या शानदार ऑफिस नहीं था, सिर्फ मिट्टी और मेहनत थी। हर शाम मजदूरी से मिली अपनी थोड़ी सी कमाई लेकर वह चुपचाप रहीम चाचा की दुकान पर आता। वह अम्मा और बाबूजी के लिए दवा और फल खरीदता और रहीम चाचा से विनती करता कि वह ये सामान अम्मा तक पहुंचा दे। अम्मा जानती थी कि यह सामान कौन भेज रहा है, लेकिन अभी भी उन्होंने विनोद से मिलने से मना कर दिया था। एक दिन बाबूजी श्यामलाल जी की तबीयत फिर बिगड़ गई। अम्मा और रहीम चाचा घबरा गए। उन्होंने तुरंत बाबूजी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जब विनोद को यह खबर मिली तो वह तुरंत अस्पताल भागा। वह दूर से अपनी माँ और बीमार पिता को देख रहा था। उसे लगा कि वह अपने पिता को खो देगा। वह रात भर अस्पताल के गलियारे में रोता रहा, लेकिन माँ के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अगले दिन सुबह बाबूजी की आंखें खुली। उन्होंने अम्मा को अपने पास बुलाया और कहा, पार्वती, मेरा बेटा कहाँ है? अम्मा ने कहा, वह कल आया था, पर हमने उसे पास नहीं आने दिया। उसे बुलाओ। बाबूजी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। विनोद को बुलाया गया। वह रोते हुए अपने पिता के पास आया और उनके चरणों में गिर गया। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिया। बाबूजी ने हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। बेटा, मुझे अब कोई गिला नहीं है। तुमने अपने कर्मों का फल पा लिया है। अब तुम बदल गए हो। मुझे और तुम्हारी माँ को अब और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार और समय। बाबूजी ने अम्मा की ओर देखा और कहा, पार्वती, इसे माफ़ कर दो। एक माँ कभी अपने बच्चे से नाराज़ नहीं रह सकती। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उठी और अपने बेटे को गले लगा लिया। सालों बाद वह ममता जो उनके अंदर दबी हुई थी फूट पड़ी। विनोद अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से त्याग दिया। उसने अस्पताल में ही कसम खाई कि अब वह दिन रात मेहनत करेगा और अपने माता पिता की सेवा करेगा। वह जानता था कि करोड़ों की दौलत से ज़्यादा ज़रूरी माँ बाप का आशीर्वाद होता है। विनोद ने रहीम चाचा के साथ मिलकर एक छोटा सा काम शुरू किया। उसने अपनी कमाई से माता पिता के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अपने परिवार को दोबारा कभी नहीं ढूंढा। वह अपनी बची हुई जिंदगी ईमानदारी और सेवा में गुजारने लगा। अम्मा और बाबूजी ने कभी उससे पैसे या संपत्ति की बात नहीं की। उन्हें बस यह सुकून था कि उनका बेटा इंसान बन गया है। विनोद ने मजदूरी का काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना जारी रखा। उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों के भीतर ही उसने और रहीम चाचा ने मिलकर एक छोटी सी निर्माण और मरम्मत का काम शुरू किया।
रहीम चाचा ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाई और विनोद ने अपनी पुरानी प्रबंधकीय क्षमता का उपयोग करते हुए काम को व्यवस्थित किया। उनका मुख्य उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं था, बल्कि गरीबों और ज़रूरतमंदों को कम कीमत पर सेवा देना था। विनोद शाम को घर लौटकर अपने माता पिता की सेवा में लग जाता था। वह जानता था कि माँ बाप के साथ बिताया गया हर पल उन सालों के अकेलेपन का प्रायश्चित है जो उसने उन्हें दिया था। अम्मा और बाबूजी अब एक छोटे साफ सुथरे किराए के कमरे में शांति से रहते थे। बाबूजी की सेहत भी सुधर रही थी। 1 साल बाद विनोद का काम अच्छा चलने लगा। उसने अपनी कमाई से बैंक में एक छोटा सा खाता खुलवाया। एक दिन जब वह हिसाब किताब देख रहा था तो उसकी नज़र एक पुराने धूल भरे संदूक पर पड़ी जो अम्मा की झोपड़ी से मिला था। अम्मा ने कहा, बेटा, ये तेरे बाबूजी की पुरानी यादें हैं। इसमें कुछ कागजात और तेरी बचपन की चीज़ें होंगी। विनोद ने संदूक खोला। उसमें उसे अपने बचपन की कुछ खिलौने, पुरानी तस्वीरें और अंत में एक ज़मीन के कागजात मिले। यह वही ज़मीन थी जिसे विनोद ने अपनी शादी के बाद यह कहकर बेच दिया था कि अब उन्हें पैसे की ज़रूरत है। कागज़ों को ध्यान से देखने पर पता चला कि पिताजी ने वह ज़मीन बेची नहीं थी, बल्कि विनोद की पत्नी रचना के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया था, जिसका उद्देश्य था कि उस ज़मीन की कमाई से हर साल गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाए। पिताजी ने उस समय बेटे के लालच को भांप लिया था और चुपचाप एक नेक काम करके अपनी असली दौलत को सुरक्षित कर दिया था। विनोद को याद आया कि उसके पिताजी ने हमेशा कहा था, असली दौलत वह है जो तुम्हारे जाने के बाद भी किसी के काम आए। वह फूट फूट कर रोया। उसका लालच कितना ओछा था, जबकि उसके माता पिता का मन कितना विशाल था। उसने तुरंत उस ट्रस्ट के काम को फिर से शुरू किया और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसमें लगाने लगा। कुछ सालों बाद विनोद और रहीम चाचा का काम इतना बड़ा हो गया कि वे शहर के सबसे भरोसेमंद बिल्डरों में गिने जाने लगे। विनोद ने एक सादगीपूर्ण जीवन अपना लिया था। उसने अपनी पुरानी पत्नी को तलाशे बिना सादगी से जीवन जीने का फैसला किया। एक दिन विनोद ने शहर के उस चौराहे पर, जहाँ कभी उसकी माँ भीख मांगा करती थी, एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण शुरू करवाया। यह केंद्र बुजुर्गों के लिए आश्रम और गरीबों के लिए रसोई का काम करता था। उद्घाटन समारोह में शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग, डॉक्टर निहाल मेघा और रहीम चाचा शामिल हुए। जब विनोद भाषण देने के लिए स्टेज पर आया तो उसने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, यह इमारत मेरी ईंट और सीमेंट की कमाई से नहीं बनी है, बल्कि मेरी माँ की बेबसी के आंसुओं और मेरे पिता की क्षमा से बनी है। इस केंद्र का नाम मैंने अपने माता पिता के नाम पर रखा है, पार्वती श्यामलाल सेवा सदन। उस दिन माँ और पिता को पहली बार समाज में सच्चा सम्मान मिला। वे खुशी से अपने बेटे को देखते रहे, जिसने अपनी पुरानी दौलत खोकर मानवता की नई दौलत कमा ली थी। विनोद ने साबित कर दिया कि बेटा कितना भी भटक जाए, अगर उसे पश्चाताप और सेवा का मार्ग मिल जाए तो वह अपने माता पिता के आशीर्वाद से जीवन में सब कुछ वापस पा सकता है। जब विनोद को गिरफ्तार किया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त हो गई तो रचना तुरंत अपने मायके चली गई थी। वह हमेशा सुख सुविधाओं और दिखावे
की आदी थी और उसे लगा कि विनोद के पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा है। मायके में भी कुछ समय बाद रचना का जीवन नीरस हो गया। उसके पिता ने उसे बार बार ताने दिए कि उसने अपनी शादी में सिर्फ पैसा देखा था और मुसीबत आते ही वह भाग खड़ी हुई। जल्दी उसे एहसास हुआ कि जिस शानो शौकत के पीछे वह भागी थी वह केवल पैसे की चमक थी और अब उसके पास कोई सच्चा रिश्ता नहीं था। उसका अहंकार और लालच उसे अकेला छोड़ गए थे। कई साल बाद की बात है। रचना अपने मायके के काम से शहर के उसी इलाके में आई जहां पहले उसका और विनोद का आलीशान बंगला था। बंगला बिक चुका था, लेकिन पास के चौराहे पर उसकी नज़र पार्वती श्यामलाल सेवा सदन पर पड़ी। जिज्ञासावश वह केंद्र के अंदर गई। उसने देखा कि एक सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने सादा लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति मुस्कुराते हुए बुजुर्गों को भोजन परोस रहा था और बच्चों के साथ खेल रहा था। वह व्यक्ति और कोई नहीं, उसका पूर्व पति विनोद था। रचना यह देखकर चौंक गई। विनोद अब पहले से ज़्यादा शांत और संतुष्ट लग रहा था। उसके चेहरे पर अब अहंकार की चमक नहीं बल्कि शांति और सेवा का तेज था। विनोद ने रचना को पहचान लिया। उसके चेहरे पर कोई कटुता नहीं थी, केवल स्पष्टता थी। रचना ने कांपते हुए पूछा, विनोद तुम यहाँ, यह सब क्या है? विनोद मुस्कुराया और कहा, हाँ रचना, मैं हूँ। यह मेरे माता पिता का नाम है। यहाँ मैं अपनी शादीशुदा आत्मसम्मान को वापस ढूंढ रहा हूँ। रचना ने कहा, मैंने सुना था कि तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम दिवालिया हो गए थे। यह सब तुमने कैसे किया? विनोद ने अपनी माँ पार्वती जी की ओर इशारा किया, जो पास में बैठी बच्चों को कहानियाँ सुना रही थी। यह सब इनका आशीर्वाद है। मैंने असली दौलत की पहचान देर से की। तुम पैसे के पीछे भागी थी और मैंने रिश्तों के महत्व को ठुकराया था। आज मैं गरीब हूँ, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा सुखी हूँ। रचना की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कैसे उसने और विनोद ने मिलकर बूढ़े माता पिता को अपमानित किया था। उसने देखा कि जिस विनोद को वह लालची समझती थी, वह अब एक दानी और सच्चा इंसान बन चुका था। विनोद, क्या मुझे माफ़ नहीं कर सकते? रचना ने टूटी आवाज़ में पूछा। विनोद ने कहा, रचना, माफ़ी ऊपर वाले से मांगो। मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। तुम्हारे कर्मों का हिसाब तुम खुद करोगी। मेरा जीवन अब सेवा के लिए समर्पित है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। रचना उस दिन केंद्र से खाली हाथ और खाली दिल लेकर लौटी। उसने पहली बार समझा कि पैसा और आलीशान घर कभी भी शांति और सच्चे रिश्तों की जगह नहीं ले सकते। उसे अपनी गलतियों का कड़वा एहसास हुआ। विनोद ने कभी रचना को दोबारा ढूंढने की कोशिश नहीं की। वह अपनी माँ और बाबू जी के साथ रहीम चाचा के सहयोग से सेवा सदन को आगे बढ़ाता रहा। उसने अपनी पूरी जिंदगी ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा दी। अम्मा और बाबू जी को अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे का प्यार और सम्मान मिला। उन्हें इस बात का सुकून था कि उनका बेटा एक सफल इंसान बन चुका था, न कि केवल एक सफल मैनेजर। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा निवेश किया था, वह विनोद में मानवता को जगाना था और उन्हें उस निवेश का फल मिला। विनोद के पार्वती श्यामलाल सदन की चर्चा पूरे शहर में फैल चुकी थी। उसकी ईमानदारी और सेवा भाव ने उसे एक नई पहचान दी थी। एक दिन एक बड़ी कार सेवा सदन के सामने रुकी। कार से डॉक्टर निहाल और उनकी पत्नी मेघा उतरे। मेघा ने विनोद को देखा, जो बुजुर्गों को अपने हाथों से खाना खिला रहा था।
वह तुरंत उसे पहचान गई। यह वही लड़का था जिसकी माँ गायत्री जी को उसने और निहाल ने सहारा दिया था। मेघा ने विनोद के पास जाकर कहा, विनोद, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे याद है तुम्हारी अम्मा की कहानी, गायत्री मैम की कहानी। तुम बिल्कुल बदल गए हो। विनोद ने सिर झुकाकर उनका सम्मान किया और कहा, डॉक्टर साहिब, मेघा जी, आप दोनों का ही आशीर्वाद है। आप दोनों ने ही मुझे दिखाया था कि असली मानवता क्या होती है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके और रहीम चाचा के सहयोग से हूँ। डॉक्टर निहाल ने विनोद के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारी माँ और बाबूजी की सेवा ही तुम्हारी सबसे बड़ी डिग्री है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरे अस्पताल के कुछ डॉक्टर और मैं तुम्हारे इस सेवा सदन से जुड़ना चाहते हैं। हम यहाँ महीने में 2 बार निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाना चाहते हैं। यह विनोद के लिए एक बड़ा सम्मान था। उसने तुरंत सहमति दे दी। इसी बीच मेघा की नज़र रचना पर पड़ी, जो कोने में खड़ी होकर यह सब देख रही थी। रचना अब अकेली थी और शहर में कोई सहारा नहीं था। मेघा ने रचना को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रचना ने कांपते हुए पूरी सच्चाई बताई। उसने स्वीकार किया कि वह अपनी गलतियों से सबक ले चुकी है, लेकिन अब उसे अपने लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। विनोद ने बीच में आकर कहा, रचना, तुम यहाँ सेवा सदन में रह सकती हो। यहाँ बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल में बहुत काम है। तुम अगर ईमानदारी से काम करना चाहो तो यह जगह तुम्हारे लिए भी खुली है। रचना के लिए यह एक और अविश्वसनीय अवसर था। उसे उस व्यक्ति से आश्रय मिल रहा था जिसे उसने सबसे ज़्यादा अपमानित किया था। उसने तुरंत हामी भर दी। उस दिन से रचना भी सेवा सदन की एक सदस्य बन गई। उसने रसोई और बुजुर्गों की देखभाल का काम संभाला। उसने कभी भी विनोद से या अम्मा बाबूजी से अधिकार या माफ़ी की उम्मीद नहीं की, बल्कि सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित किया। पार्वती श्यामलाल सेवा सदन अब शहर में ईमानदारी और क्षमा और सेवा का प्रतीक बन गया। अम्मा और बाबूजी ने अपने जीवन के अंतिम दिन अपने बेटे और बहू के सेवा भाव को देखकर परम शांति और संतोष के साथ बिताए। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था, जो अब एक महान इंसान बन चुका था। विनोद ने अपनी पूरी संपत्ति और समय सेवा सदन को समर्पित कर दिया। उसने दिखाया कि सच्ची खुशी दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में है। रचना ने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। उसने अपनी सेवा से साबित किया कि अहंकार और लालच को नम्रता और करुणा से बदला जा सकता है। डॉक्टर निहाल और मेघा ने अपने सहयोग से इस केंद्र को और मजबूत बनाया। रहीम चाचा विनोद के मार्गदर्शन और विश्वासपात्र साथी बने रहे। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।